दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चीन के सीक्रेट सैटेलाइट से ईरान ने किया अमेरिकी ठिकानों पर हमला। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की ताकत ने बढ़ाई टेंशन। डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी 50% टैरिफ की धमकी। अगली खबर में आपको बताएंगे, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायल की हरकत के विरोध में यूरोपीय संघ तोड़ेगा इजरायल से रिश्ता। बेल्जियम के सांसद का बड़ा बयान, सभी शर्तें पूरी। और इसी के साथ आपको बताएंगे, हंगरी में सत्ता बदलती ही सरकार की दलाली करने वाले गोदी मीडिया पर एक्शन। पीटर मैगियार ने सिस्टम बदलने का किया ऐलान। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, एक बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के लिए चीन के एक जासूसी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने 2024 के आखिर में चीन से TEE-01B नाम का हाईटेक स्पाई सैटेलाइट खरीदा था, जिसकी कीमत करीब $36.6 मिलियन बताई गई। बताया जा रहा है कि इस सैटेलाइट की मदद से ईरान ने मार्च में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की बारीकी से निगरानी की, हमले से पहले भी और बाद में भी। इसमें सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जॉर्डन का मुआफक सल्ती एयरबेस, बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के आसपास के इलाके और इराक के एरबिल एयरपोर्ट जैसे ठिकाने शामिल थे। खास बात यह है कि 13, 14 और 15 मार्च को प्रिंस सुल्तान एयरबेस की लगातार निगरानी की गई थी और 15 मार्च को ही डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की थी कि वहां अमेरिकी विमानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद खबर आई कि अमेरिका ने सऊदी अरब से अपने दूसरी एयरबेस यानी किंग फहद एयरबेस को इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि खाड़ी में उसकी पोजीशन कमजोर हो रही। लेकिन ये चीनी सैटेलाइट ईरान को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में अमेरिकी गतिविधियों पर नजर रखने की ताकत दे रहा था। इसमें जिबूती का कैंप लेमोनियर, कुवैत के बेस, ओमान का हुक्म एयरपोर्ट जैसे अहम ठिकाने भी शामिल थे। TEE-01B सैटेलाइट आधे मीटर तक की साफ तस्वीर ले सकता है, यानी बहुत हाई क्वालिटी निगरानी। इससे पहले ईरान का अपना सबसे एडवांस सैटेलाइट नूर 3 करीब 5 मीटर रेजोल्यूशन का था, यानी ये नया सिस्टम कई गुना ज्यादा सटीक है। इस सैटेलाइट को बनाने वाली कंपनी का लिंक चीन की उन यूनिवर्सिटीज से बताया जाता है जो सेना PLA के साथ काम करती है। वहीं इसे ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर भी चीनी मिलिट्री से जुड़ी कंपनी से जुड़ा बताया गया है। इसी वजह से माना जा रहा है कि ईरान इतने सटीक हमले कर पाया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन चुपचाप ईरान को मजबूत करने में लगा है। पहले भी खबर आई थी कि चीन ने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम दिए, फिर ड्रोन और छोटे हथियारों की सप्लाई की बात सामने आई। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि चीन ने मैन पैड्स यानी पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए हो सकते हैं। हालांकि चाइना ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इन रिपोर्ट्स के बाद ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी और कहा कि अगर चीन ईरान को हथियार दे रहा है तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि चीन ईरान को हथियार नहीं दे रहा। ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि जब वो चीन जाएंगे तो जिनपिंग उन्हें गले लगाएंगे। यानी ये समझिए कि ऊपर से चीन ईरान को मदद कर रहा है, लेकिन खुद को सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कहने वाला अमेरिका इजरायल को इस बात का पता भी नहीं चला। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बेल्जियम के नेता इवान वेरोगस्ट्रेट ने कहा है कि अब वो सभी शर्तें पूरी हो चुकी है जिनके आधार पर यूरोप को इजरायल के साथ अपने समझौते को रोक देना चाहिए। उन्होंने इसकी वजह वेस्ट बैंक में इजरायल की गैर कानूनी बस्तियों और वहां बने सामान के यूरोपीय बाजार में बिकने को बताया। वेरोगस्ट्रेट यूरोपीय संसद के सदस्य है और बेल्जियम की पार्टी लेस एंगाजेस के अध्यक्ष भी है। उनका कहना है कि बस्तियों से जुड़े उल्लंघन और संदिग्ध व्यापारिक गतिविधियां इस समझौते पर दोबारा विचार करने के लिए काफी है। उन्होंने ये बयान तब दिया जब खबर आई कि इजरायल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 34 नई बस्तियों को मंजूरी दी है। उनके मुताबिक यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ये पूरा मामला यूरोपीय संघ इजरायल समझौता से जुड़ा है जो साल 2000 में लागू हुआ था। इस समझौते में साफ लिखा है कि दोनों पक्षों के रिश्ते मानवाधिकार और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होंगे। वेरोगस्ट्रेट ने कहा कि
इन बस्तियों में बने सामान का यूरोप के बाजार में लगातार बिकना गंभीर कानूनी और नैतिक सवाल खड़े करता है। उनके मुताबिक ऐसा व्यापार इन बस्तियों को आर्थिक रूप से मजबूत करता है, जो कि गलत है। उन्होंने साफ कहा कि एक तरफ यूरोप इन बस्तियों को गैर कानूनी बताता है और दूसरी तरफ उन्हीं के सामान को अपने बाजार में आने देता है। ये बिल्कुल स्वीकार करने लायक नहीं है। उन्होंने यूरोपीय संघ से अपील की कि वह अपने कानून और व्यापार के बीच एक रूपता बनाए रखे। उनका कहना है कि यूरोप को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी गैर कानूनी स्थिति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वेरुग स्ट्रेट ने यह मुद्दा यूरोपीय आयोग के सामने भी उठाया है और अन्य सांसदों के साथ मिलकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आयोग से कहा है कि वो जिम्मेदारी ले और इस समझौते के तहत जरूरी कदम उठाने पर विचार करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूरोप एक तरफ इन बस्तियों को गैर कानूनी कहे और दूसरी तरफ उनका सामान स्वीकार करे। ऐसा दोहरा रवैया नहीं चल सकता। इस पूरे मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि 2023 में गाजा युद्ध के बाद वेस्ट बैंक में हिंसा काफी बढ़ गई है। अब तक 1148 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, 11,750 से ज्यादा घायल हुए हैं और करीब 22,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2024 में एक अहम राय दी थी, जिसमें कहा गया कि फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल का कब्जा गैर कानूनी है और वेस्ट बैंक व पूर्वी यरूशलेम की सभी बस्तियों को हटाया जाना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि दोस्तों, विक्टर ओरबन को हंगरी की सत्ता से हटाने वाले नेता पीटर मैगियार अपने एक्शन को लेकर सुर्खियों में। प्रधानमंत्री निर्वाचित होने के बाद मैगियार ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले सरकारी चैनल के सर्विस को, यानी सरकार के दलाली करने वाले के सर्विस को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। इससे पहले वो खुद हंगरी के सरकारी टीवी चैनल के स्टूडियो में गए थे, जहां पर उन्होंने उस एंकर से बात की जिसने उन्हें ब्लैकलिस्ट में रख दिया था। बातचीत के दौरान मैगियार ने वहां मौजूद अपने धुर विरोधी एंकर से कहा कि आपकी कोई गलती नहीं थी, सिस्टम सुधारने की जरूरत है। मैगियार का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पीटर मैगियार को यूरोप का करीबी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धुर विरोधी माना जाता है। मैगियार को हराने के लिए ट्रंप ने हंगरी के चुनाव में अपने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को भेजा था। वेंस ने यहां के तानाशाह विक्टर ओरबन के लिए चुनाव प्रचार किया था। पीटर मैगियार ने मई में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का फैसला किया है। मैगियार को हालिया चुनाव में बड़ी जीत मिली है। मैगियार ने इस चुनाव में 16 साल से हंगरी की सत्ता में काबिज विक्टर ओरबन को पटखनी दी। मैगियार की पार्टी को 2/3 बहुमत मिला है। बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए मैगियार ने कहा, हंगरी की सरकारी संरचना में बड़े पैमाने पर बदलाव करने की जरूरत है। मैंने स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा विभाग के लिए अलग अलग मंत्रालय बनाने का फैसला किया है। मैगियार ने इंटरव्यू में कहा कि 2024 में जब सरकार विरोधी आंदोलन हंगरी में चल रहा था, तब सरकारी मीडिया ने आंदोलन को कवर नहीं किया। मुझे और मेरे सहयोगियों को चैनल से बायकॉट कर दिया गया। मेरी पार्टी के किसी भी नेता को किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता था। मैगियार ने आगे कहा कि मेरे खिलाफ यहाँ पर प्रोपेगेंडा चलाया गया, नेगेटिव खबरें प्रकाशित की गई। इस दौरान वहां मौजूद महिला एंकर ने उनसे माफी मांगी। इस पर मैगियार ने कहा कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, पूरे सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है। यानी दोस्तों, ये एक चेतावनी है उन गोदी मीडिया के लिए जो लगातार सत्ता में बैठे नेताओं की दलाली करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।